गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं और एक विकासशील अर्थव्यवस्था में गुणक की क्या सार्थकता है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे गुणक को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। इसमें फर्स्ट है बचतों में वृद्धि। बचतों में वृद्धि जैसा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति, जैसा कि मैंने कल बताया था कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने पर गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के कम होने पर गुणक का मूल्य बढ़ेगा। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। विशुद्ध आयात में वृद्धि। मान लो देश में बढ़ी हुई आय का अधिक भाग आयातों की वित्त व्यवस्था में व्यय कर दिया जाता है, तो देश में व्यय के लिए उपलब्ध आय है वो क्या होगी, कम होगी, जिससे गुणक का मूल्य कम होगा और आय में वृद्धि भी कम होगी। ऋण विलोपन। देश में बढ़ी हुई आय का जितना अधिक भाग उपभोग पर व्यय होने के बजाय बैंकों अथवा सरकारी ऋणों के चुकाने के काम आएगा, तो गुणक का मूल्य उतना ही घटने से ये आय प्रभाव में रिसाव को जन्म देगा। प्रबल तरलता पसंदगी। अर्थव्यवस्था में लोगों में तरलता पसंदगी की प्रवृत्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही गुणक रिसाव क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि लोगों में लेन देन और सट्टा उद्देश्य के लिए निष्क्रिय नगद कोषों की बढ़ती मांग गुणक में रिसाव उत्पन्न करेगी। बैंकों में निष्क्रिय बैंक जमाओं में वृद्धि। देश में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्राप्त जमाओं का जितना अधिक भाग निष्क्रिय निक्षेपक के रूप में अप्रयुक्त रहेगा उतना ही गुणक रिसाव अधिक होने से आय वृद्धि की गति धीमी होगी। पुराने स्टॉक तथा प्रतिभूतियों का क्रय। किसी भी देश में लोग अपनी बढ़ी हुई आय का जितना अधिक भाग पुराने स्टॉक या प्रतिभूतियों पर खर्च करेंगे, निवल निवेश में वृद्धि कम होने से गुणक का मूल्य घटेगा और आय प्रवाह में रिसाव होगा। माल की अतिरिक्त स्टॉक वृद्धि। जब उत्पादक या फिर व्यापारी अपनी बढ़ी हुई आय का अधिक भाग माल के स्टॉक में वृद्धि पर व्यय करता है, तो उससे क्या होगा, उपभोग व्यय में कमी होगी, जिससे गुणक प्रक्रिया में बाधा आती है। कीमत स्फीति। जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती है तो उपभोग वस्तुएं महंगी हो जाती है और उनके महंगी हो जाने से उन पर बढ़े हुए उपभोग व्यय के बावजूद वास्तविक उपभोग मात्रा घट जाती है, जिससे आय की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार कीमत स्फीति बढ़ी हुई आय को ऊंची कीमतों में बिखेर कर गुणक प्रभाव को कम कर देती है। करारोपण। करों की राशि में वृद्धि या फिर नए करों के कारण बढ़ी हुई आय का जो भाग सरकार के पास चला जाता है, उससे भी उपभोग व्यय में कमी आती है। अवितरित लाभ। जब संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां अपनी बड़ी लाभ आय को अंशधारियों में वितरित न करके अपने आरक्षित कोषों में डाल देती है, तो ये अंशधारियों की आय घटाकर गुणक प्रभाव को दुर्बल बना देता है, क्योंकि अंशधारियों का उपभोग घट जाता है। सरकारी दोषपूर्ण नीतियाँ। जब सरकार की दोषपूर्ण एवं प्रतिबंधात्मक नीतियाँ उपभोग एवं निवेश को हतोत्साहित करें तो कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में असफल रहे, प्रगतिशील करारोपण को बढ़ाए, निजी निवेश को घटाए और ऊंची ब्याज दरों से निवेश को हतोत्साहित करे, सरकारी खर्च को घटावे, तो इन सब से गुणक में रिसाव उत्पन्न होगा और आय में वांछित वृद्धि रुक जाएगी। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अभाव। मान लो उद्योगों में बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान न हो, तो ये भी क्या होगा, गुणक प्रभाव में रिसाव करेगी। उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता। गुणक की प्रक्रिया तभी प्रभावी ढंग से आय को बढ़ाती है जब लोगों द्वारा आय खर्च किए जाने पर देश में पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध हो। अगर उपभोग की वस्तुएं और सेवाओं का अभाव होगा तो उपभोग के अभाव में क्या होगा, गुणक की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी।
देश में रोजगार की अवस्था। देश में उत्पादन साधनों में बेरोजगारी की अवस्था होती है, तो निवेश बढ़ाने पर उत्पादन, आय और उपभोग में तीव्र गति से वृद्धि गुणक प्रक्रिया को क्या करती है, बढ़ाती है। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था के समय पहुंचती है, वैसे वैसे गुणक प्रक्रिया भी धीमी होती जाती है। आय एवं व्यय में समय अंतराल। आय प्राप्ति और व्यय करने की अवधि में क्या होता है, समय अंतराल जितना कम होगा उतना ही अन्य बातों के समान रहने पर गुणक की मात्रा अधिक होगी, जबकि आय और व्यय का अंतराल अधिक होने पर गुणक की प्रक्रिया धीमी होने से गुणक की मात्रा उतनी ही कम होगी। सरकारी आय व्यय की मात्रा। सरकार को आय करों से प्राप्त होती है और करों के कारण खर्च योग्य आय क्या होती है, कम होती है, जो गुणक की मात्रा घटाती है। जबकि सरकार के द्वारा किया गया व्यय अर्थव्यवस्था में निवेश और उपभोग व्यय बढ़ाकर गुणक की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये थे गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम देखेंगे कि एक विकासशील या अर्ध विकसित देशों में निवेश। अब जैसा कि अब इनमें निवेश मतलब गुणक की क्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की क्रिया उस प्रकार से लागू नहीं होती है जिस प्रकार से एक विकसित अर्थव्यवस्था में होती है। अब क्यों नहीं होती, इसके भी कुछ कारण है। क्योंकि केंचने के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक के कारण निवेश के बढ़ने पर आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि गुणक किस पर डिपेंड करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, और किसी अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक भी उतना ही अधिक होता है। लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, फिर भी गुणांक का मूल्य कम हो जाता है। इसके कुछ कारण है, और वो कारण है जैसे गुणक की क्रिया तब लागू होती है जब निवेश में वृद्धि होने के कारण आय में जो वृद्धि हो उसका कुछ भाग दूसरी बार खर्च कर दिया जाए। तो दूसरी बार जितना खर्च किया है आय में उसके बराबर वृद्धि होगी, और इस वृद्धि का कुछ भाग तीसरी बार खर्च कर दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आय में इस खर्च के बराबर वृद्धि होती जाएगी और आय बढ़ती जाएगी। तो आय में होने वाली ये वृद्धि किस पर डिपेंड करेगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जब निवेश में वृद्धि होने के कारण आय में प्रारंभिक वृद्धि होती है तो वह दूसरी बार खर्च नहीं हो पाती। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। इसका एक कारण है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ने के साथ साथ उत्पादन नहीं बढ़ता। इसीलिए उपभोग व्यय बढ़ने पर क्या होता है, कीमतें बढ़ती है, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा कारण ये है कि लोगों के बहुत निर्धन होने के फलस्वरूप जब उनकी आय बढ़ती है तो सबसे पहले भोजन की मांग बढ़ेगी, और भोजन या फिर कृषि पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, और किसान इस बढ़ी हुई आय का निवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक तो कृषि उपज की पूर्ति क्या होती है, बेरोजगार होती है, और दूसरी तरफ अल्प विकसित देशों में कृषि के विकास के उपयुक्त साधन प्राप्त नहीं होते। तो किसान अपनी बढ़ी हुई आय का प्रयोग दो प्रकार से करेगा। एक तो वह अपनी उपज का स्वयं ही अधिक उपयोग करना आरंभ कर दे, इसके फलस्वरूप क्या होगा, बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली जो उपज है वो कम हो जाएगी। या फिर दूसरा कारण है कि वो औद्योगिक वस्तुओं की मांग अधिक करेगा, लेकिन औद्योगिक वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, सीमित होती है। इसीलिए उनकी मांग बढ़ने पर भी वास्तविक उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है, केवल कीमतें बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की प्रक्रिया विकसित अर्थव्यवस्था की भांति लागू नहीं होती है। इसके कुछ कारण भी है, जैसे बेरोजगारी की प्रकृति क्या होती है, भिन्न होती है। विकासशील देशों में बेरोजगारी की प्रकृति भिन्न होती है। जहाँ विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी कैसी होती है, अल्पकालिक तथा चक्रीय। वहाँ विकासशील देशों में बेरोजगारी कैसी होती है, दीर्घकालिक एवं संक्रामक होती है। तो इस प्रकार से विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी का कारण क्या है, प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी,
वही विकासशील राष्ट्रों में बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण नहीं बल्कि किसके कारण होती है? पूंजीगत साधनों की कमी के कारण होती है। आर्थिक संरचना में अंतर। विकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र की प्रधानता है जिनमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध होती है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता होती है? प्राथमिक क्षेत्र की, जिसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? कृषि, पशुपालन, खनन और वनों को, जिसमें उत्पादन वृद्धि बहुत कुछ किस पर डिपेंड करती है? प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का भाग बहुत कम होता है और अधिकांश श्रम शक्ति और जनसंख्या किस पर डिपेंड है? विकासशील देशों में कृषि पर डिपेंड होती है, जबकि विकसित देशों में उद्योग क्या है? एक व्यवसाय है। वही विकासशील देशों में कृषि जीवन यापन का एक साधन मात्र है। तो इस प्रकार से कृषि प्रधान विकासशील देशों में गुणक की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। उत्पादन के पूर्ति वक्र लोच में अंतर। विकसित देशों की औद्योगिक व्यवस्था में उत्पादन का पूर्ति वक्र अधिक लोचदार होता है, जबकि विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र के उत्पादन का पूर्ति वक्र बहुत कम लोचदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने में आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है और साधनों की कमी होती है, जिसके फलस्वरूप निवेश की जो प्रारंभिक मात्रा में वृद्धि के साथ साथ आय, उत्पादन और रोजगार में द्वितीयक, तृतीयक और आगे की वृद्धि नहीं हो पाती और निवेश की प्राथमिकता वृद्धि से उत्पन्न आय को छिपी बेकार श्रम शक्ति खा जाती है। उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का अभाव। जहाँ किन्स का निवेश गुणक औद्योगिक क्षेत्र के उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्धता की मान्यता पर आधारित है, वही विकासशील राष्ट्रों में उपभोग किस पर डिपेंड है? उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता पर डिपेंड ना होकर वहाँ उपभोग उद्योगों का ही नितांत अभाव रहता है। वहाँ पर किस पर निर्भर रहते हैं? विकासशील देशों में लोग कृषि जन्य पदार्थों के उपभोग पर ही अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं। इसीलिए प्रारंभिक निवेश वृद्धि से जब आय बढ़ती है तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं बढ़ता बल्कि उपभोग वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे बढ़ी हुई कीमतें गुणक प्रभाव में सबसे बड़ा रिसाव का कारण बनती है। आवश्यक कार्यशील पूंजी की कमी। जब विकसित राष्ट्रों में बड़े निवेश से उत्पादन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए विकसित बैंकिंग व्यवस्था से पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो जाती है, वहाँ विकासशील राष्ट्रों में बैंकिंग व्यवस्था के अपर्याप्त और असंतुलित विकास से पर्याप्त कार्यशील पूंजी की तो छोड़ो, आवश्यक पूंजी का भी अभाव रहता है, जिससे निवेश गुणक के कार्यकरण की आधारभूत शर्त पूरी न होने से विकासशील देशों में गुणक प्रक्रिया से आय वृद्धि होना कठिन होता है। तो इस प्रकार से गुणक की प्रक्रिया विकासशील देशों में लागू नहीं होती है। थैंक यू।